सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवीन अहमद और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एसएससी जीडी 2019 में पूछी गई थी। और आपको ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, खास करके जीके सेशन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अटपटा आते हैं। आप अभी समझने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी 26 पे आ गए। एसएससी जीडी में जीके का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टूम ऑफ द शेरशाह सूरी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर जो शेरशाह सूरी का जो टूम है वह कहाँ पर है? तो इसका आंसर है सासाराम। और नंबर 27 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला। आप थोड़ा बहुत टाइम लीजिए और अपने आंसर को बताने की कोशिश कीजिए। क्या यह मीरठ में होता है, क्या यह उज्जैन में होता है, क्या मथुरा में होता है, क्या ये वाराणसी में होता है? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। जी हाँ, कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू श्राइन्स इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल हेरिटेज साइट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस टेम्पल को, जो पाकिस्तान में सिचुएटेड थे, लोकेटेड थे, इसको एक नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो ये कौन सा टेम्पल होगा? तो ये होगा पंज तीरथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंज तीरथ। नंबर बी, हु इज़ द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019। अभी क्योंकि 2023 चल रहा है और इसको यहाँ पर पूछा गया है कि 2019 के बारे में, तो आपको शायद इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ द डिजीजेस दैट आर स्प्रेड बाय एयर। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी ग्रुप डिजीजेस है, यहाँ पर कितनी सारे डिजीजेस है जो कि हमारे वायु से फैलता है, यानी कि हमारे एयर से फैलता है। और इसका सही ग्रुप है कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। क्या ए में यह दिखाई दिया गया है? और नंबर बी में ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा। और सी में दिया गया वर्ड्स, कॉमन कोल्ड और काफ। और डी में दिया गया AIDS, टाइफाइड और निमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। यह तीनों डिजीजेस एयर से फैलते हैं, यानी कि यह वातावरण से, अगर आप किसी के साथ आसपास कोई भी इंसान इन तीनों डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको भी ये डिजीजेस लग सकती है। तो इसका सही आंसर है नंबर बी। Under which land revenue system the zamindars were given the right to transfer their properties subject to the payment of a fixed amount to the government? ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट, जागीरदारी सेटलमेंट, रियायतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। और रियायतवारी सेटलमेंट के आप जानते होंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस ज़मींदार से डील किए बिना डायरेक्ट रियायत की, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा। और महलवारी सिस्टम भी परमानेंट सेटलमेंट का एक रूप ही है। तो फिर इसका सही आंसर है परमानेंट सेटलमेंट। जी हाँ, परमानेंट सेटलमेंट में जो ज़मींदार होते हैं वो गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट करेक्ट। जी हाँ, इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन से फीचर यहाँ पर सही नहीं है। द एंटरप्राइजेस अंडर दिस सेक्टर आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जी हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर का जितना भी एंटरप्राइजेस होता है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। वर्कर्स गेट पेड लीव्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और जो भी वर्कर्स होता है उनको हॉलीडेज पे छुट्टी मिलती है। और सही सी का होता है वर्कर्स अंडर दिस सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। और आप मान सकते हैं कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को सिक्योरिटी भी मिलता है और एंजॉयमेंट भी मिलता है, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा सुविधा भी मिलती है। और डी का होता है एम्प्लॉयर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड लीव ट्रेवल कंसेशन टू इट्स वर्कर्स, यानी कि यहाँ पर बाउंड किया, यहाँ की मजबूरन
देना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर्स को सिर्फ एक सैलरी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन लोगों को देने की कोई भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर दिया गया है नॉट, बोला गया है नॉट। नॉट के लिए ये द एम्प्लॉयर्स आर वाउंड टू प्रोवाइड लीव ट्रेवल कंसेशंस, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है नंबर डी। 33 क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स। एक टेम्पल में बहुत ही सारे पार्ट्स होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? क्या वो गोपुरम है, क्या वो मंडपम है, क्या वो प्रदक्षिणापथ है, या फिर गर्भगृह है? तो इसका सही आंसर है नंबर डी, गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया द ह्यूमन इंटरफेरेंस इज प्रोहिबिटेड। तो हमारे भारत में इन प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जाता है, जो कि है नेशनल पार्क। आपने सुना ही होगा, जितने सारे नेशनल पार्क है हमारे भारत में, जैसे कि बंदरपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और भी बहुत सारे, जैसे कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और गिर फॉरेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे नेशनल पार्क है। और वेटलैंड्स, आपने वेटलैंड्स के बारे में भी सुना होगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डी में दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से कौन सी प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन यानी कि इंसान वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है नेशनल पार्क्स। इसका सही आंसर है नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 35, द जास्कर, द हुंजो एंड द नुब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसमें एक ही चीज़ को, तो इसका सही आंसर है इंडस। जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, आपने इन सब के बारे में सुना होगा। तो क्या ही है सब, ये एक माउंटेन रेंजेस है। तो मुझे लगता है कि जास्कर भी एक माउंटेन रेंज के आसपास ही बहता होगा, जिसकी वजह से इसका जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम भी जास्कर ही पड़ गया। तो इसका सही आंसर है जास्कर, हुंजो एंड नुब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में कौन सा चीज़ जो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? नंबर ए, इज पॉपुलर डांसेस कॉल्ड गोतीपुवा। गणेश चतुर्थी इज मेन फेस्टिवल। जी हाँ, आपको मालूम है कि गणेश फेस्टिवल जो चतुर्थी होता है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस फोक थिएटर इज कॉल्ड तमाशा, कि आपने इसका फोक थिएटर है उसका नाम है तमाशा। इस ट्रेडिशनल साड़ी इज कॉल्ड पैठानी। आपने इन सब के बारे में शायद सुना भी होगा, लेकिन इसमें कौन सा गलत है? तो इसका आंसर होगा दिस पॉपुलर डांसेस कॉल्ड गोतुपुआ। Question number 37, who among the following is invited as a chief guest at the 2019 Republic Day of India? तो किसको इनवाइट किया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, प्रेसिडेंट ऑफ जापान, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो इसका सही आंसर है ए, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। A plastic which gets deformed easily on heating are known as। जो प्लास्टिक जिसका शेप बदल जाता है हीट के चेंज होने से या फिर हीट मिलने से, उसका नाम क्या है? तो क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मो प्लास्टिक है और थर्मोडायनामिक प्लास्टिक है? मैंने जितना भी एनसीईआरटी को पढ़ा है तो उसमें मुझे लगता है कि प्लास्टिक्स के बारे में इतना ज़्यादा डीप किसी भी क्लास 10 की एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और क्लास 10 के नीचे की जो जितने भी एनसीईआरटीज में उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ क्लास हायर सेकेंडरी में जो केमिस्ट्री चैप्टर है उसमें इन सब का जिक्र है। तो आप सोच सकते हैं कि क्लास 10 की एग्ज़ाम में 12वीं का जो इंफॉर्मेशन मांगा गया, जो क्वेश्चंस पूछा गया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। एसएसजीडी एक क्लास 10 के एग्ज़ाम है जिसमें फोर्स की भर्ती किया जाता है, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि क्लास 12 के लोगों को सिर्फ लेना चाहते हैं, लेकिन क्लास 10 वालों को आप छोड़ देंगे, ऐसा ही लगता है। तो चलिए इन सब को छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक होगा। Which refers to the climatic conditions of the prairies, which of the following statement is correct?
द लोकल विंड लुक ब्लो हियर, द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हैवी। यानी इसमें पूछा गया देयर इज अ नॉर्थ साउथ एंड विंड वेरियर, इट हैज़ अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ द क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी। द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स कैन बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर एस। जो भी डिस्प्यूट होता है दो स्टेट्स के बीच में, उसको सुप्रीम कोर्ट अपने कौन सी राइट के अंदर, कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर इसको रिजॉल्व कर सकता है, इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसका हियरिंग कर सकता है, जी हाँ, और कोई भी कोर्ट इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता है। सिर्फ इसका पावर जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, बाकी कोर्ट्स इसके बारे में डिस्कस या फिर इसके जजमेंट नहीं पास कर सकते। What will happen to the boiling point and freezing point of the water when some common salt is added in it? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा अगर आप कॉमन सोल्ट जो आप खाते हैं उसको एक उसमें पानी में डाल दिया जाए। तो इसका सही आंसर है, आंसर ऑप्शन में दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। नो चेंज, ओनली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन। तो इस कॉमन सोल्ट के एडिशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एक कुछ अमाउंट का वाटर दिया गया है जिसमें फिक्स टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ अमाउंट का कोई भी सब्सटेंस या फिर वाटर दिया गया है, उसमें फिक्स प्रेशर होता है और PVT, यानी कि अगर आपको टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का ही होता है, किसी चीज़ का फिक्स प्रेशर और वॉल्यूम में उसका टेम्परेचर वो किस वक्त लिक्विड से वेपर में बदलता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वाटर में कॉमन सोल्ट ऐड कर दे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी बढ़ाव यानी कि एलिवेशन मिलेगा और फ्रीजिंग पॉइंट उसमें घट जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है वो गवर्नमेंट क्यों सेटअप करता है, ताकि वो ट्रेडिशनल आर्टिसंस को अट्रैक्ट कर सके। क्या ये सही है? यानी कि जैसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस जैसे कि जो मोची होता है, जो लोहार होता है, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या इसलिए होता है? क्या फिर कोऑपरेटिव कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके, या फिर फॉरेन कंपनी से अट्रैक्ट कर सके, या फिर डी लोकल कंपनीज को। तो इसका आंसर है फॉरेन कंपनीज। हम लोग किसी भी चीज़ को इसलिए अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि हम लोग बाहर से कोई भी अमीर इंसान हमारे चीज़ पर इन्वेस्ट करे, हमारे वस्तु को खरीदे, इसलिए हम लोग किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, BP मंडल कमीशन was set up to study the reasons of backwardness of the। कौन सी जाति या फिर कौन सी सेक्शन का बैकवर्डनेस के लिए इसका स्थापित किया गया था। ए में दिया गया है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, बी में स्केड्यूल्ड कास्ट, सी में रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और डी में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका सही आंसर है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। Which of the lenses used to cure myopia? मायोपिया में जो आँख का एक बीमारी होता है उसमें कौन से प्रकार की लेंस होती हैं? अगर आपको वो लग जाए कि मायोपिया हो जाए तो आप कौन सी प्रकार की लेंस यूज़ करेंगे जिससे आपको फिर से नॉर्मल की तरह दिखाई देने लगा? तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पैराबोलिक या फिर सिलेंड्रिकल। इसका सही आंसर है कॉनकेव लेंस। Who among the following ruler is related to market regulatory measures in medieval India? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जहांगीर। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। The other name of per capita income is। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है?
पर कैपिटा इनकम मतलब जो इनकम हमारे भारत में, जैसे मान लीजिए कि हर एक इंसान का जो एवरेज इनकम होता है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। मतलब कि 5 लोग होते हैं, एक रूम में 5 लोग हैं और उस रूम का पूरा इनकम है 1 लाख रुपया। मान लीजिए 10,000 है उस रूम का, लेकिन उस रूम में 5 लोग हैं तो 5 लोग का जो एवरेज इनकम होता है 5 से डिवाइड करके उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, जो निकलेगा एक आदमी का इनकम, जो कि होगा 2,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपया को हम लोग क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं या फिर एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डायरकी क्या होता है उससे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरकी होता है 2 लेवल में गवर्नेंस होना, यानी कि स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट होना और सेंट्रल लेवल में भी गवर्नेंस होना, यानी कि 2 प्रकार के गवर्नमेंट से एक ही समय पर फंक्शन कर रहे हैं, तो इसका कहते हैं डायरकी। तो इसको कौन सी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के कौन से एक्ट यहाँ पर इंडिया पे लाया गया है, तो इसको लाने वाला क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है, क्या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने हमारे भारत को आज़ादी दिलाई थी, इंडिपेंडेंस दिलाई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमारे भारत में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नंबर डी। In 2016 Rio Olympics, the Indian gymnast दीपा कर्मकर attempted the most dangerous vault known as, तो ये कौन सा होगा, प्रोदुनोवा, इसका आंसर होगा प्रोदुनोवा। दीपा कर्माकर ने कौन सा बॉल डेंजरस बॉल किया था, तो होगा प्रोदुनोवा। नेप्थलीन बॉल डिसअपियर्स आफ्टर सम डेज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जो आपने शायद नेप्थलीन बॉल को देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी सुगंध देती है हमारे कपड़ों को, उसको कपड़ों के बीच में रखा जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। तो ये सॉलिड चीज़ से गायब हो जाता है, चमत्कार हो गया ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। तो इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इवापोरेशन को आपने सुना होगा। इवापोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है, गैस फॉर्म में बदल जाता है, और मेल्टिंग में जो गैस मतलब कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है। और मेल्टिंग और इवापोरेशन का तो मैंने बता दिया, ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो फिर ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन वो है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड में चेंज किए डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो फिर नेप्थलीन बॉल जो होता है वो अपने आप बदल जाता है गैस में। का नाम नो आज के सेशन का, द रिसेंट लार्जेस्ट एवर कोस्टल एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इज नेम एज, उसको क्या कहा जाता है, इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, सी विगिल। सी विगिल भी कह सकते हैं या फिर सी विजिल। तो आज जाते जाते आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप इसको होमवर्क मानिए और कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो कि है बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।